गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी के उस टॉपिक को जो हमने पिछली क्लास में अधूरा छोड़ा था। पिछली क्लास में जो अधूरा टॉपिक रह गया था उसको अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये भी एक छोटी सी क्लास बनेगी। एक छोटी सी क्लास, एक्चुअली पिछली जो क्लास थी वो क्लास किसी वजह से कट करनी पड़ी, मतलब बीच में ही रोकनी पड़ गई थी और उस क्लास को रोकने के बाद उसमें बिना एडिटिंग किए हमने छोटी छोटी सी 2 क्लासेस को डाल दिया था। वो आपने क्लास देख ली होंगी, अच्छी क्लास थी। और आज भी हम इस क्लास में थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे। इस क्लास में एक छोटी सी क्लास है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी और इसके बाद की जो क्लास आने वाली है बेहतरीन लाजवाब क्लास, बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें हम सीखेंगे अनुच्छेद 343 से 351 तक की सारी कहानी। उस क्लास को हम बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि आर्य समाज और ये जो बाकी 2-3 यहाँ पर हैं। देखिए मेन यहाँ पर हमने आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी को सबसे पहले यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। उसके बाद 2 और समाज के बारे में जो कभी कभार वहाँ से भी प्रश्न बन जाता है और जो भी प्रश्न बनता है बस उतना छोटा सा हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो एक बेहतर सी चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है और अच्छे से प्रश्न यहाँ से बनते हैं, डेफिनेट बनते हैं, हमेशा बनते हैं। देखिए जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं लिया है, हमने प्लेलिस्ट, भले ही वो पिछली क्लास छोटी हो गई है लेकिन हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो प्लेलिस्ट में जब आप स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 करके आपके वीडियोस चलना स्टार्ट हो जाएंगे। हिंदी में बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं किया है लेकिन फिर भी ये चौथी और छोटी क्लास बनने वाली है। कोई बात नहीं, 1 2 3 4 करके आपको कम से कम क्रम से तो मिल रही हैं। एक दिन में 2 वीडियोस आपको मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे वीडियोस हैं तो क्या हुआ, आपका कंप्लीट उतना वर्क एक दिन में कराया जा रहा है। चलिए खैर चलिए खैर, यहाँ पर देखिए हम अभी स्टार्ट करेंगे आर्य समाज। और आर्य समाज से हम समझेंगे कि इसकी जो स्थापना थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी आर्य समाज की, ध्यान रखना है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं। देखिए सन 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, मतलब मैं बता नहीं सकता, शब्द नहीं है मेरे पास, कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। संस्थापक इसके कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा था जो उन्होंने बोला था। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो। ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है कि बताइए किसने कहा था वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था वेदों की ओर लौटो। और 4 ऑप्शंस जो वहां दे रखे होते हैं उन ऑप्शंस में से आपको छांटना होता है कि इनमें से कौन सा नारा या किस व्यक्ति ने यह कहा था वेदों की ओर लौटो। कोई तो मतलब होगा, कोई तो इनका मतलब रहा होगा। देखिए वेदों की ओर लौटो एक्चुअली था क्या? तो आर्य समाज का जो मेन मकसद था वो क्या था? आर्य समाज क्या चाहता था? आर्य समाज चाहता था, देखिए अभी बताते हैं, आर्य समाज जो था वो क्या चाहता था। आर्य समाज पुरानी जो संस्कृति थी, पुरानी जो धरोहर थी, पुरानी जो संस्कृति थी उसको ये वापस लाना चाहता था। तो इसने जितने भी काम किए आर्य समाज ने, वो सब इसी तरह के काम किए जिसमें हमेशा इस तरह के प्रयास किए गए कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो किसी तरह से वापस आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए पुरानी संस्कृति के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें थी जो शायद पुराने लोगों की सोच नहीं थी लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा किया। चलिए देखिए यहाँ पर हमने स्थापना पढ़ ली 1875 ईस्वी में, संस्थापक हमने पढ़ लिए स्वामी दयानंद सरस्वती, मुख्यालय हमने पढ़ लिया मुंबई में था यानी बंबई में था। इन्होंने नारा कौन सा दिया था? वेदों की ओर लौटो। और देखिए ये विरोध किस बात का करते थे, किन चीजों का विरोध करते थे भैया? कौन सी ऐसी चीजें थी जो इन्हें पसंद नहीं थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए? तो इनको क्या पसंद, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छी विचारधारा आप कह सकते हो, छुआछूत। ये नहीं चाहते थे कि छुआछूत मानी जाए। ठीक है, ये विरोध करते थे इस बात का। और जाति भेद का विरोध करते थे, ये भी अच्छी बात थी। और बाल विवाह का भी विरोध में थे कि भाई बच्चे का विवाह नहीं करना चाहिए। जब तक कोई बच्चा, जब तक वो समझदार नहीं हो जाता, प्रौढ़ नहीं हो जाता, मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक उसका विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब जो कानूनन जुर्म है उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने मना किया। देखिए छुआछूत, अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो छुआछूत के लिए भी अस्पृश्यता
का जो अंत है वो बनाया गया, जाति भेद भी और बाल विवाह, ये सारी चीज़ें लगभग ऐसी हैं जो कानूनन जुर्म है, उन सभी चीज़ों का इन्होंने विरोध भी किया था। अच्छा, अगर हम बात करें समर्थन इन्होंने किस बात का किया, ये क्या चाहते थे कि क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें थीं जिनका ये समर्थन करते थे, ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जिनका ये समर्थन करते थे, तो ऐसी कुछ चीज़ें थीं। क्या था? विधवा पुनर्विवाह। ये चाहते थे कि अगर कोई विधवा हो जाती है, किसी का पति मर जाता है, अगर वो कम उम्र की महिला है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसका पुनर्विवाह करें तो बेहतर होगा। चलिए ठीक है, ये इस बात के समर्थक थे। दूसरा, ये अंतर जातीय विवाह के भी समर्थक थे। ये कहते थे कि अगर अंतर जातीय यानी कि दूसरी किसी जाति में, लेकिन ध्यान रहे ये कभी भी अंतर धर्म, ये दूसरे धर्म के लिए नहीं थे, ये सिर्फ कहते थे कि अंतर जातीय विवाह कर सकते हैं, इसका ये समर्थन करते थे। एक इन्होंने आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन, ये उसके भी समर्थक थे। तो शुद्धि आंदोलन क्या था, जरा समझ लेते हैं। शुद्धि आंदोलन क्या था? शुद्धि आंदोलन का मतलब था कि जो लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से, जो अपने किसी दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, किसी दूसरे धर्म को जिन्होंने अपना लिया है, अगर वो चाहें तो उनको एक मौका है, वो दोबारा से इस धर्म को वापस अपना सकते हैं। ये शुद्धि आंदोलन का मेन मकसद था। इसके बाद गौरक्षा के समर्थक थे, ये गौरक्षा करनी चाहिए ऐसा ये कहते थे। एक बहुत ही अच्छी बात के और भी ये समर्थक रहे, जैसा कि आपने सुना होगा कि पुराने समय में वेद पढ़ने का जो अधिकार था वो महिलाओं को नहीं था, शूद्रों को नहीं था। शूद्र मतलब जिसे निम्न जाति कहा जाता था, तो ऐसे लोगों को नहीं था। तो ये इस बात का समर्थन करते थे कि नहीं, पढ़ने का अधिकार उनको होना चाहिए। महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार इन्होंने दिलाया। तो वेद महिलाओं ने भी पढ़े, शूद्रों ने भी पढ़े। किसकी वजह से? आर्य समाज की जो सोच थी, विचारधारा थी, उस विचारधारा के अंतर्गत बात कर रहे हैं। अब देखिए, इनके दर्जनों कृतियां, बहुत कुछ इन्होंने लिखा, लेकिन उनमें से ये 4 शब्द मैंने यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। ये 4 शब्द मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पर लिखे गए हैं। हालांकि हम इस पे कुछ पढ़ाएं तो 2-3 घंटे भी दयानंद सरस्वती के बारे में या आर्य समाज के बारे में पढ़ाया जा सकता है, काफ़ी कुछ है इसमें। लेकिन हम यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, केवल और केवल ये एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा जा चुका है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे, उन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था। उन्होंने ही तत्वबोध लिखा था। पाखंड खंडन उन्होंने लिखा था, पाखंड का खंडन उन्होंने ही लिखा था। अष्टाध्यायी भाष्य लिखा था, अष्टाध्यायी भाष्य। इसके अलावा इन्होंने ऋग्वेद भाष्य भी लिखा था, इन्होंने यजुर्वेद भाष्य भी लिखा था। तो ऐसे बहुत सारी किताबें थी इनकी जो इन्होंने लिखी थी। तो ठीक है ना, यहां तक की बातें समझ में आ गई। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। आफ्टर इट हम यहां पर आ जाते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी पे। कहाँ आ जाते हैं? थियोसोफिकल सोसाइटी। ये भी एक ऐसी सोसाइटी थी, इसका भी उद्देश्य जो था वो समाज को सुधारना था। तो समाज सुधारक जो सोसाइटी है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बात यहाँ पर दी गई है वो ये है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे कर्नल H.S. आलकाट। कौन थे? कर्नल H.S. आलकाट। ठीक है, कर्नल H.S. आलकाट और मैडम ब्लावत्स्की। कौन थे? मैडम ब्लावत्स्की। 2 लोग थे इसमें। देखिए, इसके संस्थापक जो थे वो कौन थे? कर्नल H.S. आलकाट और मैडम ब्लावत्स्की। अब देखिए, ये एक अलग ही, देखिए आप सोच भी रहे होंगे, देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका जो नाम है वो थोड़ा सा अलग हटके है। जो अब तक आए थे उन समाजों से ये थोड़ा सा अलग है। तो ये क्या इसका बैकग्राउंड रहा था, जरा समझिए। इसकी स्थापना में हमने यहाँ पर क्लियर किया है। इसकी जो स्थापना थी सबसे पहले अमेरिका में हुई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 को। हालांकि भारत में इसकी जो स्थापना हुई वो अडयार में हुई थी। अडयार में हुई थी 1882। ये अडयार जो है ये मद्रास यानी चेन्नई का एक हिस्सा है। चेन्नई में एक ये शहर है, तो वहाँ एक जगह है अडयार, और अडयार में इसका मुख्यालय था। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्यालय और स्थापना को हमने एक ही लाइन में निपटा दिया। इसके बाद देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है, जानकारी होनी चाहिए आपको।
नोट करके लिखा हुआ है कि मैडम ब्लावत्स्की की मृत्यु के बाद, मैडम ब्लावत्स्की कब 1882 में ये इसकी अध्यक्ष बनी थी, और इनकी मृत्यु के बाद आयरिश महिला यानी कि ये जो आयरिश महिला थी, आयरलैंड जिसको हम कहेंगे, वहां की जो महिला थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का नाम सभी ने सुना होगा। तो एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष 1907 ईस्वी में बनी थी। 1907 में आयरिश महिला एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी। और आपने शायद पढ़ा हो कि ये कांग्रेस की भी अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में, कांग्रेस की भी अध्यक्ष ये बनी थी। तो इन्होंने ये वाला जो पद था, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष वाला जो पद था, ये 1933 तक इन्होंने संभाला था। ये पदासीन रही 1933 तक, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी पे हमने इतना पढ़ा। इसके बाद दो वेद और हैं जिनकी एक एक लाइन आपको पढ़नी है। एक वेद समाज, दो और संस्थाएं हैं। वेद समाज के श्री धरालू ने वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से मद्रास में की। अगर ये लाइन आपको याद रहती है, बाई चांस अगर प्रश्न बना तो आप कर लेंगे, ठीक है। यंग बंग आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन, इसके प्रणेता कौन थे पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। इसके प्रणेता हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो इसके प्रणेता थे, ठीक है। तो यहां तक अभी हमने आर्य समाज को पढ़ा, थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ा, वेद स्थापना पढ़ा, वेद समाज पढ़ा, यंग बंग आंदोलन पढ़ा। इससे पहले हम ब्रह्म समाज हम पढ़ चुके हैं, प्रार्थना समाज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने इंपॉर्टेंट जितने भी समाज यहाँ पर थे, जितने भी संस्थाएं इस तरह की थी, उनको अभी तक हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर इसी वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, आगे के जो सम्मेलन, मतलब जो सम्मेलन के बारे में हम बात करने वाले थे, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन क्या थे और इनको क्यों प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन अभी भी आयोजन उनका होता है, समय समय पर आयोजन इनका होता रहता है। सन 2021 में भी इसका आयोजन होना है, जिसकी चर्चा हम इसी वीडियो के अंत में जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था, यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना। यूएनओ की जो भाषाएं थीं, इसमें हिंदी को आधिकारिक आदेश जो था, वो आधिकारिक आदेश कहना चाहिए कि भाषा जो थी हमारी आधिकारिक भाषा, उसमें इसको स्थान दिलाना था कि हमारी हिंदी का भी नाम वहाँ तक जा सके। यानी कि कुल मिलाकर के जो इसका उद्देश्य था, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करना था कि हम इसका इतना प्रचार करें कि ये एक दिन यूएनओ तक पहुँचे और वहाँ की ये आधिकारिक भाषा बन जाए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो था, सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, इसका बोध वाक्य क्या था, आयोजन इसका किसने किया, मुख्य अतिथि कौन था, अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष इसमें नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा अध्यक्ष कौन था, पारित मंतव्य, वहां पर क्या डिसीजन लिए गए थे। तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न भी इस तरह से बनता है। देखिए, अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन हम टोटल 11 नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए, शुरुआत के 3 पढ़ लिए हैं, लास्ट के 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ से प्रश्न बनता है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न की आप टेंशन ना लें, जब जितना पढ़ाया जाएगा उसमें से प्रश्न तो बनना तय है, डेफिनेट प्रश्न आएगा ही आएगा। चलिए, देखिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो था, ये 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था। सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 को। और ये कहाँ हुआ था? तो इसका जो स्थान था वो नागपुर, भारत में हुआ था। नागपुर जो है महाराष्ट्र का एक स्थान है, महाराष्ट्र में एक शहर है, तो वहाँ हुआ था। अच्छा शहर है, नागपुर भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए, इसका बोध वाक्य क्या था? बोध वाक्य से मतलब है इसका जो थीम या नारा जो था वो क्या था? तो इसका जो नारा था वो था वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, जिसके लिए भारत जाना जाता है, ठीक है। देखिए, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है। तो इसका अर्थ क्या है?
क्या बताएंगे इसका अर्थ क्या है आप लोग, लेकिन बताएंगे कैसे? वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ बहुत से लोगों को आता होगा लेकिन आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, हम लाइव नहीं ले रहे हैं और आप यहाँ पर सामने नहीं बैठे हुए। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन आएगा, बिल्कुल आएगा, बहुत जल्द हम ऐसा करने वाले हैं। तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि जो धरती है वही हमारा परिवार है, सीधा सा मतलब यही है, इसका अर्थ है कि धरती ही हमारा परिवार है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। आयोजन, इसका आयोजन जो हुआ था वो किसने किया था? इसका आयोजन किसने किया था, या आप कह सकते हो राष्ट्रीय आयोजन समिति कौन थी, कौन उसका अध्यक्ष था, किसने इसका मेजबानी की थी, या किस व्यक्ति ने इसका आयोजन किया था, कौन सी समिति थी जिसकी देखरेख में इसका आयोजन हुआ था? तो देखिए वो थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। ठीक है, तो इन्होंने इसका आयोजन किया था। और मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि जो थे यहाँ पर श्री शिव सागर राम गुलाम, ये मॉरिशस के तात्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय के प्रधानमंत्री थे शिव सागर राम गुलाम। ठीक है, और उस समय हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और वही इस पूरे आयोजन की अध्यक्ष भी थी। ठीक है, ये जो आयोजन हुआ था इस सम्मेलन का, ये जो सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्ष कौन थी? वो इंदिरा गांधी, यानी कि हमारी तात्कालीन प्रधानमंत्री। अब देखिए यहां पर पारित मंतव्य, मंतव्य का मतलब यहां पर क्या है कि जो वहां पर डिसीजन लिए गए थे, पहला नंबर ये देखिए, पहला नंबर है जो वहां डिसीजन लिए गए थे। तो मुख्य डिसीजन क्या थे कि यूएनओ में आधिकारिक भाषा का अधिकार हम दिलाएंगे, इसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, लगे रहेंगे, तब तक सम्मेलन करते रहेंगे और हमारा सबका उद्देश्य यही होना चाहिए। मतलब वहां पर एक शपथ हो गई, एक तरह से प्रतिज्ञा ली गई कि हम इन सब कामों को करने वाले हैं जिससे हमें जो हमारी भाषा है उसको यूएनओ में जगह मिल सके। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए अगला क्या था कि वर्धा में, देखिए वर्धा जो समिति थी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, तो उसने ही अपने आप के लिए डिमांड कर ली कि वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की जाए, ऐसा होना चाहिए। तो ये मंतव्य, ये डिसीजन भी उसी दिन लिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए और अंतिम यहां पर एक लाइन और है, वो है सम्मेलनों की योजना। मतलब क्या था इसका? सम्मेलनों की योजना से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जितने भी सम्मेलन होने हैं, जितने भी सम्मेलन होने हैं, जो सम्मेलन यहां पर होने वाले हैं, मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन, तो उन सभी सम्मेलनों की जो योजनाएं हैं, मतलब सम्मेलनों की स्थायित्व घटना या जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को विचारपूर्वक अच्छे से, मतलब एक तरह से उसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, वो एकदम जबरदस्त वाली एक ऐसी योजना बननी चाहिए कि कितने समय बाद इसका आयोजन होगा, कौन देश इसका आयोजन किएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हमें कोई ढिला ही नहीं बरतनी है, तो उसकी एक जबरदस्त वाली प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये सारे डिसीजन उस समय लिए गए, क्योंकि ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था तो सारी प्लानिंग उसी समय हो गई थी। और यही एक ऐसा विश्व हिंदी सम्मेलन था जिसमें देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि आगे चल करके ये 2-2 दिन के विश्व हिंदी सम्मेलन होने लगे, 3 दिन के भी हुए, लेकिन सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो 4 से 5 दिन तक चला था। 10 दिन, मतलब ये 3-3 दिन चले, तो ये वाला 5 दिन चला। 10 तारीख से 14 तारीख तक, 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था नागपुर, भारत में। तो इसमें ज़्यादा समय लगा क्योंकि ये पहला सम्मेलन था और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड भी होनी थी। चलिए खैर, इसके बाद देखिए दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन की अगर हम बात करें, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन तो ये हुआ था, आप देख पा रहे होंगे, 28 से 30 अगस्त 1976। चलिए 28 से 30 अगस्त 1976, स्थान था पोर्ट लुई, मॉरिशस। 28 से 30 अगस्त 1976 पहला वाला हुआ था 75 में, दूसरा हो गया 76 में। कुछ लगभग 1.5 साल बाद इसका आयोजन हो गया। तो इसका जो स्थान था, कहाँ हुआ था? ये पोर्ट लुई, मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी, मॉरिशस जो देश है उसकी राजधानी पोर्ट लुई में हुआ था। और इसका जो आयोजक थे, आयोजक कौन था, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? वो शिव सागर राम गुलाम थे, अध्यक्ष थे आयोजन समिति के। ठीक है,
भारत की भागीदारी, भारत से कौन गया था? तात्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, उस समय के तात्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्ण सिंह। देखिए डॉक्टर कर्ण सिंह जी जो हैं ये उस समय परिवार नियोजन मंत्री भी थे, परिवार नियोजन मंत्री भी थे। तो ये और इनकी जो 23 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो था, इन पूरे मंडल ने भाग लिया था, मतलब 23 लोग इनके साथ में और गए थे। ठीक है तो टोटल इन सभी लोगों ने, इस प्रतिनिधि मंडल ने यहाँ पर भाग लिया। तो यहाँ पर ये दूसरे वाला जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उससे इतना ही काफ़ी है, यही काफ़ी है। इसके बाद हम काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्यों कह दिया गया, क्योंकि ये देखिए फिर से भारत में हुआ। तो जो भारत में हुआ वो इंपॉर्टेंट है और या फिर करंट के दो इंपॉर्टेंट हैं, मैं ये मानता हूँ। और इसी तरह से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो 28 से 30 अक्टूबर 1983, 28 से 30 अक्टूबर 1983 में हुआ था। 28 से 30 अक्टूबर 1983, एक लंबा गैप यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखिए इसको स्थान जो था इसका वो कहाँ हुआ था, हमारे भारत की, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था, भारत में हुआ था। राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे यहाँ देखिए राष्ट्रीय आयोजन समिति के जो अध्यक्ष थे इसके, वो थे हमारे भारत के उस समय की जो सरकार थी उसके लोकसभा अध्यक्ष, सरकार कहिए या उस समय सरकार कौन सी रही होगी, ये 70 किसकी बात है, 1983। चलिए खैर, तो 1983 में भी मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार रही होगी। तो उस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। डॉक्टर बलराम जाखड़ ने ही इस आयोजन समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। और इस समय मुख्य अतिथि जो थी वो डॉक्टर महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम किसने नहीं सुना होगा, ये तो जरूर सुन रखा होगा आपने, क्योंकि आपको पता है छायावादी 4 स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा भी आती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य अतिथि जो थी वहाँ पर डॉक्टर महादेवी वर्मा थी। उस समय देखिए महादेवी वर्मा ने एक बात बोली थी। महादेवी वर्मा ने क्या बोला था, महादेवी वर्मा ने उस समय बोला था कि हिंदी जो भाषा है वो हमारे कार्यालयों में, जो हमारे कार्यालय हैं, हमारे कोर्ट वगैरह हैं, तो इन सभी में हिंदी की एक ऐसी पोजीशन है जैसे किसी तांगा में, तांगा कैसे जोड़ना चाहिए, हमेशा घोड़े आगे होने चाहिए, तो जैसे किसी तांगे में पीछे से घोड़ा जोड़ दिया हो, इस तरह की पोजीशन है हमारी हिंदी की। ठीक है, चलिए वो एग्जैक्ट जो उन्होंने बोला था, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा हूँ एग्जैक्ट, चलिए 1 मिनट अभी मैं देखने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। जी देखिए इन्होंने बोला था, इस अवसर पर उन्होंने जो बोला था, कहा था कि भारत के सरकारी कार्यालयों में हिंदी के कामकाज की स्थिति उस रथ जैसी है जिसमें घोड़े आगे की बजाय पीछे से जुते हुए हैं या बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर महादेवी वर्मा का वाक्य था, ये उन्होंने बोला था हिंदी के बारे में। ठीक है, मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही था, जब भी बोला था उन्होंने, आज से काफ़ी समय हो गया, लेकिन ये सही था। चलिए इसके बाद देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लास्ट वाले 2 या 3 देखता हूं मैं अभी कौन से मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, उनको अभी यहां पर हम रखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो जाइएगा नहीं, बस तुरंत हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 11वां और 12वां, हम इनको अभी समझने वाले हैं। थोड़ा सा वर्क और बचा हुआ है इस क्लास में, मुश्किल से 5-7 मिनट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना अब तक पढ़ लिया है वहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। अगर वहाँ से नहीं बना तो करंट की चीज़ पूछी जाएगी, और करंट की अगर पूछी जाएगी तो आपका लास्ट जो सेशन बचा हुआ है 5 मिनट का, यहाँ से ही पूछी जाएगी। तो लगातार बने रहिए, देख लीजिए ज़रा क्या है। देखिए 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो भी भारत में हुआ था। ये तीसरा मर्तबा था, तीसरा चांस था कि भारत में फिर से विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा था। तो ये 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल में, 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल में हुआ था। भोपाल मध्य प्रदेश, समझ रहे होंगे ना, तो भोपाल में हुआ था। इसकी थीम थी हिंदी जगत विस्तार एवं संभावनाएं। ठीक है, तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन से सिर्फ आपको इतना याद रखना है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये 18 से 20 अगस्त 2018
मॉरिशस में हो चुका है, मॉरिशस में हो चुका है। अब 12वां जो सम्मेलन है, जरा इसको समझ लीजिए, 12वां सम्मेलन इसी वर्ष 2021 में, अभी हम 2021 जून में हैं, तो 2021 में ही होना था, 2021 में ही प्रस्तावित है। बाई चांस कोविड की वजह से कुछ चेंजेस आ जाएं तो एक अलग बात है, अन्यथा ये 2021 में ही होना है। कुछ समय पहले तक की न्यूज़ ये थी कि न्यू जर्सी में होना था, न्यू जर्सी मतलब अमेरिका में होना था, ठीक है। लेकिन बाद में जो चीज़ें पड़ी गई हैं, जो मिला है अब तक देखने के लिए, वो देवास मध्य प्रदेश यानी कि भारत में, ठीक है। तो ये चौथा ऐसा समय रहा होगा जब भारत में फिर से विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाएगा, इसका आयोजन यहाँ पर होगा। तो पहले शुरुआत में ये न्यू जर्सी प्रस्तावित था, ऐसा देखा था, कई जगह किताबों में मिलता था, लेकिन बाद में अब कई जगह लास्ट में जो देखा गया है वो देवास मध्य प्रदेश भारत में देखा गया है। इसका मतलब उम्मीद ये है कि ये लास्ट वाली जो चीज़ है वही ठीक होगी, और देवास वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मेन बात ये है कि इस पर ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, क्योंकि पहले प्रस्तावित होता था और वहीं हो जाता था, लेकिन इस बार इसके चेंज होने की संभावनाएं जो नज़र आ रही थी, तो चेंज होने की जो संभावनाएं होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे कि ये प्रश्न शायद ना पूछा जाए, ठीक है। तो ये तो हो सकता है कि 2021 में प्रस्तावित है, लेकिन कहाँ है ये पता नहीं। वैसे उम्मीद यही है कि अगर आपको दो चीज़ें ये पता हैं तो उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो आप इसे सही भी कर देंगे, ठीक है। तो और ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। इसकी आज की जो क्लास रहेगी, आज की क्लास इतनी रहेगी, क्योंकि पिछली जो आपको क्लासेस मिली थी वो भी मैंने आज के ही दिन रिकॉर्ड किए हैं, तो सभी क्लासेस को रिकॉर्ड करने में और ये काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, अकेले मेहनत करते करते थक गया हूँ, ठीक है। तो अभी बस इतना ही। बस एक काम करिए कि आप इस वीडियो को, अभी तक की जितनी वीडियोस हैं उसको बैठ करके 1 मिनट का समय निकाल लीजिए और अपने जो भी अपने साथी हैं, आपके ग्रुप्स हैं, उन सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर बहुत ही बेहतरीन किसी क्लास के साथ, अगली क्लास के साथ। जय हिंद।